नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम एचपीएस मेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं और उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करते हो तो क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए, क्या उनका फ्लो होना चाहिए, कौन सा डेटा आपको यूज करना चाहिए, सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर उनको आंसर करते हुए हम डिस्कस करते हैं, जो कि 2018 से 2020 तक के जो हमारे मेंस एग्जाम हुए हैं उनकी डिस्कशन का एक पार्ट है। तो इस सेशन में हम जीएस 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम 3 सेशंस के थ्रू डिस्कस करेंगे और उनका सबसे पहला पार्ट आपको जो है इस सेशन में देखने को मिलेगा। हम सबसे पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन से देखेंगे, फिर 8 मार्क्स के, फिर 20 मार्क्स के। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑफ दिस डिस्कशन वो इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग तैयार हो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। जीएस 3 पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी का होता है और उसमें से आप देखोगे कि इस जो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया, स्टार्टिंग के कुछ जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है हमारे, उनमें से एक है। ये हमारा जीएस 3 पेपर 6 जो है यूनिट 1 सब यूनिट 1 का एक टॉपिक है और इससे ये सवाल पूछा गया था, डिफाइन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस सेशन में हम सारे 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं 2018 टू 2020 उनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट में हम 8 मार्क्स और नेक्स्ट सेशन में 20 मार्क्स। तो 3 सेशंस में इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन में सबसे पहला सवाल ये है, डिफाइन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था एचएस मेंस 2019 में। तो यहां पर आप देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हमें डिफाइन करना है। सिंपल ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे और उसके कुछ जो फीचर्स है उससे रिलेटेड उनके बारे में हम लिखेंगे। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे वो देखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हम उसके साथ में जो है उसके कुछ फीचर्स बताएंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स विद वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशंस। जब एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशंस होते हैं, एक जॉब छोड़ के आप दूसरे जॉब में जाते हैं, तो ये दो जॉब्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम वॉलंटरी ट्रांजिशन कहते हैं, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन। तो ये जो गैप है इन दो जॉब्स के बीच के समय का, लेट्स से 1 मंथ आपको लग गया शिफ्ट करने में जॉब, ठीक है, आप जो है एक जॉब छोड़ चुके हो, अब फिर 1 महीने बाद आपको नई जॉब मिल रही है, तो ये जो 1 मंथ का गैप है वो आप उस समय में आप अनएम्प्लॉयड रहे थे और उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन है और ये जो एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन है वो मोस्टली टेम्पररी पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो टेम्पररी है क्योंकि नई जॉब तो आपको मिली गई, तो ये जो 1 मंथ का गैप है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कई बार हमें ये लगता होगा कि चलो हमने तो डिफाइन तो कर दिया, अब इसके बाद हम लिखें क्या। ठीक है, तो आप उस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 4 कुछ फीचर्स लिख सकते हो, जैसे कि सबसे पहला, कौन से टाइप के इकोनॉमी में मेनली आपको जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ये आपको देखने को मिलता है इन अ ग्रोइंग स्टेबल इकोनॉमी। ठीक है, जॉब छोड़ दिया आपने, उसके बाद आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, राइट, तो उसके लिए इकोनॉमी ग्रोइंग होनी चाहिए, ग्रोथ हो रही हो और वो स्टेबल इकोनॉमी हो, तभी आपको नई जॉब मिलेगी, राइट। तो इन दोनों के बीच के जो अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड है वो टेम्पररी तभी रहेगा इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड स्टेबल। दूसरी चीज है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी होता है ये, क्योंकि लोग तो छोड़ेंगे जॉब और फिर नया जॉब पकड़ेंगे और ये इसके बीच में कई बार हो सकता है कि गैप हो, राइट। तो ये गैप जो है वो नेचुरल है और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट से हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह का मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि एग्जिस्ट करता है हर एक इकोनॉमी में, राइट, चाहे वो जितना फास्ट ग्रो हो रहा हो, चाहे वो जितना डेवलप्ड हो। अब इससे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप देख रहे हो अलग अलग डायमेंशन हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया, फिर हम कह रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन से तरह के इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी, क्या ये रियली मैटर करता है, बहुत ही ज्यादा हमें जो है डरना चाहिए इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट से। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम बताएंगे कि डिवाइडिंग द वर्कर्स एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स
बाय टोटल लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स जो है जितने लोग काम कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं टोटल लेबर फोर्स में। तो न्यूमरेटर में जो है पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स, ठीक है, अभी वो एम्प्लॉयड है नहीं बट दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स, यानी ये ट्रांजिशन का जो पीरियड है इसमें जो भी लोग हैं उन सभी के नंबर को डिवाइड किया जाता है विद द टोटल वर्क फोर्स, ठीक है। तो वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। अब इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या होते हैं, एक जॉब आप छोड़ क्यों रहे हो। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय प्रायोरिटाइजिंग। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ये अनएम्प्लॉय हो रहे हो और फिर आप नई जॉब लेने का सोच रहे हो जो कि आपके लिए सिंपल हो ताकि आप अपने फैमिली का केयर कर सको, ठीक है। लेट से ऐसी जॉब थी जो कि पूरा समय आपका ले लेती थी और बच्चों को जो है स्पेशली फीमेल जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है, और वो अगर अपने फैमिली का जो है केयर करना चाहते हैं तो दे विल गो फॉर चेंजिंग द जॉब जहां पर उन्हें टाइम मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया इस टॉपिक से, जो कि अगेन यूनिट 1 सब यूनिट 1 का टॉपिक है हमारे GS3 पेपर का। इसमें आप देख सकते हो पूछा गया है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो लेटेस्ट है हमारी 2011 की है उससे रिलेटेड आपको फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कह सकते हैं कि माइक्रो क्वेश्चन है। पहला है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में आप बताओगे और फिर फीचर्स आप बताओगे। अगेन ये 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए 2018 HS के मेंस GS3 पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में बताएंगे कि 2011 में लास्ट हमारे गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, और ये जो पॉलिसी है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एंड इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को जो है प्रमोट कर रहा है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब फीचर्स इसके जो है दिए गए हैं, यहाँ पर हम फीचर्स बताएंगे। इंक्रीज सेक्टरल शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन GDP, तो GDP में जो शेयर है उसको इंक्रीज करने से रिलेटेड, और वो किस तरीके से इंक्रीज करना है, एटलीस्ट बाय 25% बाय 2022, ठीक है। अब इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट दूसरा इसका जो है एम है, और ये जो है दिस पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर जॉब क्रिएशन पर ध्यान दिया जा रहा है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा सेक्टर है उसमें जॉब क्रिएशन बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ प्रमोट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, जो कि स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट जो फीचर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑल ऑफ द पीपल जो एम्प्लॉयड है वहां पर, ताकि ये जो है अट्रैक्ट हो और उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट मिले इस तरीके के जोन्स में। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स होंगे जहां पर लेट से वो काम कर रहे हैं एंड देन उन्हें घर भी प्रोवाइड किया जा रहा है और आराम से वहां पर रह रहे हैं, तो इस तरह के टाउनशिप्स और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जोन्स में क्रिएट किया जाता है ताकि पीपल जो अच्छे स्किल्ड पीपल हैं वो अट्रैक्ट हो और वो इस तरह के जोन्स में रहकर काम करने के लिए इच्छुक हों, राइट। इसके साथ में प्रमोटिंग पार्टनरशिप्स, एंड ये जो पार्टनरशिप्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, इस चीज को प्रमोट करने के साथ में हम प्राइवेट सेक्टर को जब इंक्लूड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी और हम कह सकते हैं कि ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और मेनली हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड है बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो इनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू भी हम जो है एफिशिएंसी को लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और भी ज्यादा जो है पीपल को एम्प्लॉय करेगा, और वो भी ऐसे पीपल जो कि स्किल्ड होंगे और इवन ऐसे जो कि जिनका स्किल जो है बढ़ाकर थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स हम उन्हें एम्प्लॉय कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड DPIIT के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो 2011 का जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी उसके बारे में है। लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में भी आप लिख सकते हो, लेटेस्ट जो गोल्स हैं उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मेट है, एक इंडिकेटिव आंसर, जिस तरीके से आप जो है पॉइंट्स को कैसे आपको लिखना है वो यहाँ पर बता दिया गया है। इनमें आप लेटेस्ट जो भी डिटेल्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो।
अब यहाँ पर एक जो है ऑल्दो 4 मार्क्स में स्कोप कम बचता है, बट आप कंक्लूजन दे सकते हो अगर टाइम एंड स्पेस है आपके पास कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है लेटेस्ट जो भी है वो आप इंक्लूड करोगे, इट विल हेल्प इन अचीविंग द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल फॉर इंडिया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का जो ये टॉपिक है, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स का ये टॉपिक है, जो कि हमें देखने को मिलता है GS3 के सिलेबस में यूनिट 1 सब यूनिट 1 में। यहाँ पर सवाल पूछा गया है व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है इसके बारे में हमें लिखना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। 60 वर्ड्स 4 मार्क्स में हम इसको जो है आंसर कर सकते हैं। मेंस 2018 में ये पूछा गया था। तो जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए अपना मॉनेटरी पॉलिसी लेती है, उसको हम जो है यहाँ पर डिपिक्ट करेंगे। तो सेंट्रल बैंक की स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर बताएंगे जो कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज करता है और उसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। ये इंडिया में मैंडेटेड है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई एक्ट 1934 के बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट करे। और यहाँ हमने पहले तो इसका बैकग्राउंड बता दिया और इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन से एक्ट के बेसिस पर किया जाता है वो हमने बता दिया। अब उसके हम फीचर्स बताएंगे। सबसे पहले ओरिजिन हम बताएंगे कि सबसे पहली बार 1990 में बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के द्वारा इस तरह की इन्फ्लेशन टारगेटिंग की गई थी। तो मेनली इस तरह के मॉनेटरी पॉलिसी में जो सेंट्रल बैंक के डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं दो चीजों पर। पहली बात ये कि इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक लिमिट में रखना है, दूसरी बात इन्फ्लेशन को लिमिट में रखते हुए ग्रोथ को ध्यान में रखना है। तो ये दो चीजों को जब ध्यान में रख के काम किया जाता है उसे हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन इसका वहां से हुआ। उसके बाद वर्ल्ड के कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने इस तरह के जो पूरा पर्सपेक्टिव है उसे अपनाया। अब इसका मेन फोकस क्या होता है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को एक रेंज में मेंटेन करना, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना और स्टेबिलिटी के साथ में। तो जब हम इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ में होती है, बट इन्फ्लेशन को एक लेवल पर रखने के साथ हमें ये देखना होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना होता है उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बट ओनली टिल अ लेवल। ठीक है। तो ये चीज हम जानते हैं थ्रू आर इकोनॉमिक्स, और इस वजह से उसको एक लेवल पे रखना, ग्रोथ को भी ध्यान में रखना। तो ये दो चीजें। और इसमें जो टारगेट जो मैंने रेंज बताया है, ये टारगेट सेट किया गया है अंडर सेक्शन 45ZA जो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसके बेसिस पर किया जाता है। सेंट्रल बैंक और आरबीआई जो है बैठकर ये टारगेट सेट करते हैं। अभी का जो टारगेट है उसमें जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो 2 to 6% मेंटेन करना होता है, राइट। और ये जो टारगेट है ये सेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ में। ठीक है। तो 2016 में अगेन ये चीज जो है सेट की गई है, और ये हम कह सकते हैं कि अपर टॉलरेंस लिमिट 6% का था, लोअर टॉलरेंस लिमिट 2% का। तो इस चीज को कंटिन्यू किया गया है आगे के लिए भी, क्योंकि 2021 में जो है 2016 से 21 5 ईयर्स के लिए सेट किया जाता है, 2022 से 26 तक के लिए फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेम जो टारगेट्स उन्हें डिसाइड किया है कि उसको वैसे ही रखना है। ठीक है। तो 2 to 6% सीपीआई वो मेंटेन करना होता है। सीपीआई एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि हमें बताता है इन्फ्लेशन के बारे में, तो उसको मेंटेन करना होता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग को करने के लिए अपने डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो लेती है। और इस कमिटी में मेनली हमारे सेंट्रल बैंक के ऑब्वियसली गवर्नर तो होते ही हैं, उनके सारे ऑफिशियल्स, और साथ में गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये कमिटी जो है ये डिटरमाइन करती है पॉलिसी रेट, यानी कि मेनली रेपो रेट को डिटरमाइन किया जाता है, जिसके बेसिस पर सारे पॉलिसी रेट्स जो हैं वो वेरी होते हैं और इससे इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है। तो रेपो रेट में वेरिएशन जब किए जाते हैं, इन्फ्लेशन जो है उसे टारगेट किया जाता है कि वो रेंज में आ जाए।
ओके तो ये पॉइंट्स हमने लिखे, तो हमने सारी चीजें जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उससे रिलेटेड बता दी, यहाँ पर एक्ट भी बता दिया, सारी चीजें क्लियरली हमने बता दी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 3-4 पॉइंट जरूर लिखो, ताकि जो आपका आंसर है वो कंप्लीट लगे। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं सेम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले जो टॉपिक से है। यहाँ 2018 में पूछा गया था, नेम एनी 4 चैलेंजेस बिफोर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया टुडे। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के सामने क्या 4 चैलेंजेस है वो आप बताओगे। तो इसमें आप इनिशियली थोड़ा सा कमर्शियल बैंक्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो एंड देन आप बता सकते हो कि चैलेंजेस क्या है। तो बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी, इसी तरीके से इंडिया में भी है। इंडिया के जो कमर्शियल बैंक्स है कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स है क्या। सबसे पहली बात है एसेट क्वालिटी, यानी कि जो एसेट्स हैं जो ये लोन्स देते हैं वो लोन्स कई बार वापस नहीं किए जाते हैं, तो वो एसेट क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। और जब बहुत ज्यादा गिर जाती है, 90 डेज के बाद भी वो लोन के पैसे वापस नहीं आए हैं कुछ भी, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया जाता है। तो एनपीएस एक बहुत बड़ा इश्यू है कमर्शियल बैंक्स के लिए, और उसे वो टैकल करने का हर एक मुमकिन तरीका जो है अपनाते हैं। इवन सेंट्रल बैंक भी उन्हें हेल्प करता है। अब कैपिटल एडिक्वेसी, यानी कि ऐसा एक समय आ जाए जहां पर बैंक रन हो जाए और बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स है वो आकर अपने पैसे निकालने लगे इन बैंक से। तो ऐसे समय में बैंक्स के पास पैसे होने चाहिए कि वो उन डिपॉजिटर्स को पैसे दे, क्योंकि बैंक्स डिपॉजिटर्स से पैसे लेती है और फिर आगे लोन्स में उन्हें घुमाती है। तो लोन में पैसे दे दिए अगर, तो पैसे जब डिपॉजिटर्स आएंगे उनको देने के लिए नहीं रहेंगे, तो बैंक को थोड़ा सा रिजर्व जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, और इसे हम कैपिटल कहते हैं जो बैंक्स मेंटेन करते हैं। तो ये कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए, और उसे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि कितने पैसे आपको अपने जितना पैसा आपने जुटाया है उनमें से कितना परसेंटेज आपको जो है सेव करना है, रिजर्व में रखना है। ओके, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज भी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है बैंक्स के लिए, कई बार वो पैसे जो है कुछ ज्यादा ही लोन्स में दे देते हैं, और जब ये लोग आते हैं जो डिपॉजिटर्स, तो उन्हें पैसे देने के लिए नहीं रहता। ऐसे कई सारे बैंक स्कैम्स हम देख चुके हैं, आप उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब बैलेंस शीट मैनेजमेंट, जहां पर जो हेड्स हैं, सीईओ हैं इन बैंक्स के, वो कई बार सोचते हैं कि रिजर्व में पैसे जो है वो हम बाद में रखेंगे, पहले हम लोन में पैसे घुमाएं, प्रॉफिट्स दिखाएं, और अपने आप को मतलब शो करने के लिए कई बार ये चीज होती है, और ये प्रैक्टिकली किया भी गया है। कई बार ऐसे लोन्स जो सीईओ हैं वो देते हैं जो कि बाद में जाकर बहुत बड़े एनपीएस बन जाते हैं और पूरे इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाते हैं। तो इन ये जो है ऑन द मैनेजमेंट साइड हम कह सकते हैं कि एक इश्यू दिखता है। इसके साथ ग्रोथ इन डिपॉजिट रेट जो है वो लो है, ये चीज कही गई है। लेटेस्ट हमारा जो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22 का जो रिलीज किया गया, रिसेंटली आरबीआई ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, उसमें ये कहा है कि डिपॉजिट जो है उनका ग्रोथ रेट कम है, बट लोन्स देने का ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो डिपॉजिट्स ज्यादा लेने का काम करना होगा बाय द बैंक्स, वरना वो फंस जाएंगे, राइट। तो ये चीज कही गई है, और इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाने की जरूरत है, ये कही गई है। बट देन ये सेम रिपोर्ट ने कहा है कि जो एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें गिरावट देखी गई है, लोन ज्यादा दिए जा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनेरियो, इससे ओके। तो व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, ये चीज पूछा गया है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेट किया जाता है, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 60 वर्ड 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एचएएस मेंस 2019 में पूछा गया है। सिंपल कैश रिजर्व रेशियो के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक ही हमारा माइक्रो क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 4 मार्क्स में मोस्टली एक ही होता है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि कैश रिजर्व रेशियो एक्चुअली है क्या। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आना चाहिए सबसे पहले, जहां पर हम ये बताएंगे कि आरबीआई मैंडेट करता है कि जो बैंक्स हैं वो थोड़ा प्रपोर्शन अपना जो भी कैपिटल है, पैसे उनके पास आए हैं, उनमें से थोड़ा सा पैसा रिजर्व में निकाल के रख लें, और उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको अगर डिपॉजिट पैसे जो है वापस देने होंगे,
ऐसे समय में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक आरबीआई का एक जो हम कह सकते हैं कि आरबीआई एक्ट के तहत एक रूल बनाया गया है फॉर द बैंक्स। ठीक है, आरबीआई 1934 के बेसिस पर ये बनाया गया है और इसके बाद हम उसके फीचर्स बताने लगेंगे जो कैश रिजर्व रेशियो के हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बताएंगे कि इट इज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल जो कि बैंक्स के नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आर सिंपली जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं अलग अलग वेज से। ठीक है, यहाँ पर डिमांड लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो हमारा जो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब डिमांड लायबिलिटीज में आते हैं और टाइम लायबिलिटीज हमारे जो एफडी आरडी हैं, फिक्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट्स, ये सब आते हैं। तो इनके थ्रू बैंक जो है पैसे कस्टमर से लेता है और इनका एक परसेंटेज होता है जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है और ये हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसके बारे में बताया गया और ये परसेंटेज डिसाइड कौन करता है? आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये जो सीआरआर है इसका परसेंटेज जब वेरी होता है तो लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो वेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी पैसे एक बैंक को मिले हुए हैं उनमें से थोड़ा पार्ट उनको रिजर्व में रखना है, राइट? अब आरबीआई ने कहा कि इससे ज्यादा पार्ट आपको रिजर्व में रखना है, तो अब पैसे जो लोन्स में घुमाने हैं वो कम पड़ जाएंगे बैंक के पास और मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, राइट? तो इस तरीके से इसको वेरी करके इस रेट को मार्केट की लिक्विडिटी और उसी तरीके से इन्फ्लेशन को जो है आरबीआई कंट्रोल करती है और ये वन ऑफ द टूल्स है इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट? तो ये चीजें एंड अगेन वही चीज हमने यहाँ पे बता दी कि इट इज पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट किया जाता है। ओके, बहुत ही सरल भाषा में हमने ये सारी चीजें बता दी, 4 पॉइंट्स बता दिए, मार्क्स काटने का कोई स्कोप ही नहीं बचा, राइट? तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जहां पर पूछा गया है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पूछा गया है। ये अगेन 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए 2019 के एचएस मेंस में पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड है जिसमें ट्रांजैक्शंस गुड्स के, सर्विसेज के और एसेट्स के, तीन चीजें, गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स के ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि इंडियन रेसिडेंट्स, जो पीपल इंडिया में हैं, नॉट जस्ट सिटीजन्स, रेसिडेंट्स, दो फॉरेनर्स हो सकते हैं, इंडियंस हो सकते हैं, रेसिडेंट्स हैं, इंडिया में रह रहे हैं, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किसमें? गुड्स में, सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस और एसेट्स के, यानी कि आप एक फैक्ट्री यूएस में खोल रहे हो या फिर यूएस को कोई सिटीजन यहाँ पर फैक्ट्री खोल रहा है, राइट? तो ये जो एक्सचेंज है, ये जो ट्रांजैक्शंस है, इनका पूरा लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ओके, तो हमने डिफाइन तो कर दिया। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में हम बताएंगे। जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट है, देयर आर टू मेन अकाउंट्स, दीज आर करंट एंड कैपिटल। जब भी आप ये कैपिटल वर्ड सुनो, कैपिटल अकाउंट की जब भी बात की जाती है तो उसका मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शंस जो एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। एसेट यानी कि आगे जाकर इस पर मुझे प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी यानी कि आपको उस पर जो है इंटरेस्ट और पैसे जो है देने पड़ रहे हैं हर महीने, इस तरीके के, लाइक अ लोन। ठीक है, तो एसेट या लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है उसे हम कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं और सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शन जिसमें कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है करंट अकाउंट का पार्ट बनते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में लेट्स से आपने एक फैक्ट्री खोली है इन यूएस, तो वो एक एसेट बन गया आपके लिए क्योंकि आगे जाकर उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट? तो वो एक एसेट बन गया, तो वो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाएगा जो भी पैसे आपने खर्च किए हैं उस पर। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स, इनके बारे में हम बता देते हैं। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, पेमेंट्स, जो पेमेंट्स रेमिटेंसेस होते हैं, आपके कोई रिश्तेदार लेट्स से गल्फ कंट्रीज में, वहां से आपको पैसे भेज रहे हैं, तो वो पेमेंट हो गया, रेमिटेंस हो गया और इसके आगे जाकर कोई प्रॉफिट उस पर होने वाला नहीं है, राइट? तो इस वजह से एक एसेट या लायबिलिटी नहीं कहलाएगी, जस्ट अ ट्रांजैक्शन, और ये करंट अकाउंट का पार्ट बनता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके के जो है वो सारे करंट अकाउंट के पार्ट बनते हैं। और करंट अकाउंट पर बैलेंस अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो जो पैसा बाहर गया, जो पैसा अंदर आया है कंट्री में, उन पर एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो ये चीज चेक की जाती है और अगर वो जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा होता है तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो ये चीजें जो हैं इसका पार्ट बनते हैं। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो इसको डिपिक्ट करने के लिए। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में हम बताएंगे जहां पर कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो इंक्लूडेड है, जो कि हम जिस तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मेनली एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में
डियर मॉनेटरी पॉलिसी ये पूछा गया है, अगेन सेम टॉपिक से, और ये 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए एचएस मेंस 2019 में ये सवाल पूछा गया था। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। यहाँ पर यहाँ 2 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे, और फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है, मनी जब डियर हो जाती है, कम जो है पैसे बच जाते हैं इन द इकोनॉमी, उसे हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सबसे पहले हम बता रहे हैं, और ये पॉलिसी 2 मेन, अगर हम इंडिया की बात करें तो मेन गोल्स, कुछ गोल्स होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के, और इंडिया के केस में इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारा सबसे पहला गोल है, इंक्लूडिंग कीपिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन माइंड। ठीक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई एक्ट 1934 के बेसिस पर, और ये जो आरबीआई है इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे अच्छे से किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को टारगेट करके उसे रेंज में रखा जा सके। अब डियर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम एक लाइन लिखेंगे जहां पर हम ये बता रहे हैं, ऐसा लोन और क्रेडिट विथ हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मनी डियर यानी कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इस वजह से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, ज्यादा एफर्ट लगाना होगा अगर आपको मनी चाहिए। ठीक है, इससे होता ये है कि मार्केट में जो मनी है वो कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, और उससे अगर इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट में, हो रहा है इन द इकोनॉमी, उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो लिक्विडिटी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन जो है वो रेंज में आने लगता है, तो उसे हम डियर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। डियर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी की सप्लाई कम होती है, रेस्ट्रिक्ट की जाती है, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट है, कम लोग लेंगे। बहुत लो इंटरेस्ट पे मनी दो, कोई भी ले लेगा, हाई इंटरेस्ट रहेगा तो कम लोग लेंगे, तो मनी जो है वो कम जाएगा इनटू द मार्केट। इन टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन इसे यूज किया जाता है, और यहाँ पर आरबीआई स्पेसिफिकली ये परफॉर्म करता है बाय चेंजिंग द रेट्स ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रेशियोज है जिनको वेरी किया जाता है। मेनली रेपो रेट की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो एक रेट है जिसके थ्रू पैसे आरबीआई से बैंक जो है वो लेते हैं। ओके, उसे हम रेपो रेट कहते हैं, तो इसे वेरी किया जाता है। इसे बेसिकली इंक्रीज किया जाता है ताकि ये इंक्रीज जो है, बैंक जो है, बैंक्स को महंगा मिला पैसा, तो वो जब देंगे कस्टमर्स को, उनके भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो इस तरीके से पैसे जो इकोनॉमी में जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऐसा हम यहाँ पर सारे फीचर्स बता दिए हमने, और हम बता रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी को डिक्रीज करने के लिए ये यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते 8th क्वेश्चन, ये हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ये जो टॉपिक है उससे है, और ये यहाँ पर पूछा गया है, राइट फॉर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ट्रेड पॉलिसी आना अभी पेंडिंग है, और न्यू ट्रेड पॉलिसी जो ऑलरेडी हमारी चलती आ रही है 2021 तक की जो थी, वो ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम लिखेंगे। 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, पहले तो ट्रेड पॉलिसी के बारे में आपको बताना और उसके फीचर्स बताने, 2 पार्ट्स। तो ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताएंगे, जहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट का ट्रेड से रिलेटेड ये होता है कि फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट कैसे, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जो है, जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है उसको मेंटेन करना। तो ये सारा ट्रेड फैसिलिटेशन ट्रेड पॉलिसी के बेसिस पर होता है, तो वो जो है रिलीज की जाती है बाय द गवर्नमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है। कटिंग डाउन ऑन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, और एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड पॉलिसी नोटिफाई की जाती है। हर 5 साल में ये नोटिफाई की जाती है टू फैसिलिटेट ट्रेड। ठीक है, तो लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2015 से 20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो ही है, और उसके बाद ऑल्दो नोटिफाई की जानी थी बट कोविड की वजह से नहीं की गई है, अभी तक वो की जाएगी। और ये मैंडेटेड है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के बेसिस पर। अब इसके फीचर्स बता देते हैं। ट्रेड को प्रमोट करना, ऑब्वियसली जिसके लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जैसे जो स्कीम्स है वो ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है, और उसके बेसिस पर इन्हें नोटिफाई किया गया। अब
जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट करने की जरूरत है और इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करने का काम किया जा रहा है और ये भी ट्रेड पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी एरिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऐसे उनको फैसिलिटीज मिलते हैं ताकि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके और उन्हें कंसेशंस वगैरह मिलते हैं ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको, राइट। फॉर एग्जांपल जो उन पर टैक्सेस लग रहे हैं वो कम होंगे इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एरियाज, तो ये चीज की जाती है टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमएसएमई क्लस्टर, जहां पर एमएसएमईज के जो क्लस्टर्स उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और ये जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एमएसएमईज से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए और ये सारी चीजें हमारे इस ट्रेड पॉलिसी के भी पार्ट है ताकि दोनों ही चीजें कमर्शियल बेनिफिट्स मिले और साथ में जो वेलफेयर है वो भी हो, क्योंकि एमएसएमईज में मेनली इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड होते हैं। पेपरलेस प्रोसेस करने से रिलेटेड भी इसमें एक एम है जहां पर चीजें ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हो, ये एक एम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि इट विल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। अब 9th क्वेश्चन ये है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, ये वाले टॉपिक से और ये हमारे यूनिट 1 सब यूनिट 2 का पार्ट है। यहाँ पूछा गया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FRBM एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट है और ये जो है डायरेक्टली हमारे टॉपिक में हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करना और इससे रिलेटेड सवाल 2020 में पूछ लिया गया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, तो ये जो FRBM एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो भी हम बजट जो है बना रहे हैं उसमें डेफिसिट जो है उसे कम करने से रिलेटेड और ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से रेवेन्यूज हो गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड ये जो एक्ट है ये लाया गया है। इसके साथ साथ बजट मैनेजमेंट, यानी कि इस चीज को ध्यान में रखने के साथ साथ आपको बजट के डिफरेंट पार्ट जिसमें वेलफेयर भी इंक्लूडेड है उसको भी ध्यान में रखना होगा, तो ये सारी चीजें जो है इस एक्ट का पार्ट है। तो एक यहाँ पर हम जो है छोटा सा इसका एम बता देंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था 2003 में। ऑब्जेक्टिव्स अब बता रहे हैं हम, सबसे पहली बात ये है कि फिस्कल स्टेबिलिटी लेकर आना। डेफिसिट अगर बढ़ते जाएगा यानी कि जितना रेवेन्यू हो रहा है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हो तो वो डेफिसिट हो गया, और अगर ये डेफिसिट बढ़ते जाएगा, आपका खर्चा बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जो है लूज होने लगेगी। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी वो फिस्कल स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है एंड सो उसको लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाएगा और कैसे जो है आरबीआई को ये हेल्प करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए, ये चीज की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले पॉइंट में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट, तो एक ही बार बहुत सारा डेट ले लिया और फिर उसे चुकाने में डिफिकल्टी हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट होना चाहिए जहां पर अलग अलग पीरियड्स में डेट जो है वो अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है, जो कि स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। एक ही बार आपने बहुत सारा जो है लोन ले लिया और उसे चुकाना मुश्किल होता है, तो ये चीज जो है एक पार्ट है। और यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है उसे 3% ऑफ जीडीपी मेंटेन करने की बात की गई है। मेनली जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर उसके बीच का जो गैप है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मोस्टली ज्यादा होता है गवर्नमेंट का, इस गैप को कम करने का बात किया जा रहा है। तो ये सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी रहे, ये चीज ध्यान में रखनी है और ये इस एक्ट के तहत मैंडेट किया जा रहा है और ये टारगेट को रिलैक्स किया गया था FY21 जो बजट आया था 3.5% को। अब फिस्कल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो गवर्नमेंट को रिलीज करने होते हैं। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारे रिलीज करते हैं। इंश्योरिंग कंप्लायंस, जहां पर CAG ऑफ इंडिया जो है इन सारे स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे टू द 10th क्वेश्चन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है उस पर है, काफी डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। व्हाट वर द 4 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ ब्रिक्स 13 समिट, ठीक है। तो ये पूछा गया था और ये चेस 2020 में पूछ लिया गया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, पहला तो आप ब्रिक्स समिट के बारे में लिखोगे, दूसरा प्रायोरिटी एरियाज के बारे में लिखोगे। सबसे पहली बात 13th जो
ब्रिक्स है, इस ग्रुपिंग को आप जो है डिफाइन करोगे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस ग्रुपिंग की जो समिट है वो हुई थी, वो इंडिया के चेयरशिप में हुई थी 9 सितंबर 2021 को। और इस समिट में थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी होस्टिंग। तो 2012 और 16 में भी इंडिया होस्ट कर चुका है और इंडिया में ही हुआ था, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसमें 4 प्रायोरिटी एरियाज थे और ये है रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम। जो मल्टीलेटरल सिस्टम है उसमें किस तरीके के रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जैसे पीपल अलग अलग कंट्रीज एंगेज कर रहे हैं उसमें कैसा रिफॉर्म लाना चाहिए। काउंटर टेररिज्म एक पार्ट था जो कि इंडिया का एक प्रायोरिटी है। यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स फॉर अचीविंग एसडीजीज, ये एक पार्ट था। एसडीजीज को अचीव किस तरीके से डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल टूल से किया जा सकता है। और एनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, तो रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम, कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए किस तरीके से कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो वॉर्स हो रहे हैं, इसके बदले कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, उससे रिलेटेड। काउंटर टेररिज्म, ऑब्वियसली टेररिज्म को कम करने के लिए। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स, एसडीजीज को अचीव करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी के लिए किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये सारे इस में जो है मेन प्रायोरिटी एरियाज हैं। डिजास्टर रेजिलियंस में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। इनोवेशन, कोऑपरेशन, डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन सभी से एसडीजीज जो है वो प्रमोट होंगे और उस तक गोल्स तक हम पहुंच पाएंगे। ये जो है किया गया है। एनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये किस तरीके से एक्सचेंजेस, एजुकेशन एक्सचेंज हो गया जहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज हो रहा है, इन सारी चीजों को कैसे किया जा सकता है, ये भी एक प्रायोरिटी एरिया था। तो इस तरीके से हमने 4 मार्क्स के सारे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस इस सेशन में हम कवर कर चुके हैं। आई होप इस सेशन से आपको हेल्प मिली होगी। इसका पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो। 2023 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस के कोर्सेज हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज या मेंस टेस्ट सीरीज के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।